जाती राजनीति है, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की। अनिल जैन जी आपके पास आता हूँ, फिर धनंजय जी आपके पास आऊंगा मैं। ये बात तो सही है कि भारत की राजनीति में ओवैसी हो जाए या फिर ये केजरीवाल हो जाए, तो इन्होंने तो कांग्रेस का या गठबंधन का नुकसान तो काफी किया है। लेकिन अब बात उल्टी हो गई है, मौसम बदल गया है। अब यहां पर यही ट्रैप में है, जैसे कि आम आदमी पार्टी को 0.5% से कम वोट कर्नाटक में मिलते हैं। ओवैसी की पार्टी जो करीब 56 सीटें हैं ऐसी जहां पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व कर्नाटक में सर काफी है, उसके भी आंकड़े मेरे पास हैं। तो पिछली बार उन 56 सीटों में से 42 सीटें ऐसी थी जहां पे मुस्लिम अच्छे वोट हैं, जो बीजेपी को मिली थी। इस बार उन 56 सीटों में आप यकीन नहीं मानेंगे सर, 55 सीटें कांग्रेस को मिली हैं सर, जो मुस्लिम प्रभुत्व वाली सीटें हैं। सिर्फ एक सीट बीजेपी को या जेडीएस को गई है, और उनमें से 35 सीटों के ऊपर आप यकीन नहीं मानेंगे किस व्यक्ति ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। ओवैसी ने, एआईएमआईएम ने। और उनको जो वोट कर्नाटक में मिला है 0.02%, 0.02% वोट मिला। सबकी जमानत जपनी हुई, बल्कि पूरा का पूरा रिजेक्ट किया। लेकिन केजरीवाल को भी अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। वो शायद अपने आप को ऑल इंडिया सपने देखना शुरू हो गए कि हम ऑल इंडिया पार्टी बन जाएंगे। अभी बहुत लंबा वक्त है, शायद बहुत अधीर हो रहे हैं। अधीर जी, सॉरी आपका नाम मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन केजरीवाल में अधीरता बहुत ज्यादा है, और ये अधीरता ही कहीं ना कहीं उनको किल कर रही है। अनिल जी। दिनेश जी, देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली के नागरिक के होने के नाते मेरा एक सवाल है कि जब कोई गुजराती वोट देता है और गुजरात में सरकार बनाता है, या यूपी वाला वोट देता है, यूपी में सरकार बनाता है, तो उसकी सरकार को सारे अधिकार मिलते हैं। दिल्ली का जो मतदाता है, दिल्ली का नागरिक है, जब वो वोट देता है तो उसकी सरकार को क्यों अधिकार नहीं मिलते पूरे? और जो अधूरे अधिकार मिलते भी हैं वो भी छीन लिए जाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि पुलिस भी दिल्ली सरकार के अधीन में होनी चाहिए, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ दिल्ली सरकार के होने में चाहिए। भाई, ये हमारा हक है एक नागरिक होने के नाते कि जो हम सरकार चुने उसको सारे अधिकार दिए जाए। तो ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है सर ये तो उन्होंने किया है, दिल्ली के नागरिकों के लद्दाख वालों अधिकारों के की अधिकार लड़ाई छीन है। लिए सर, लद्दाख के अधिकार छीन लिए, कश्मीर के अधिकार छीन लिए, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, और वहां पे लद्दाख और कारगिल वालों से विधानसभा ही छीन ली सर उनसे। तो ये तो छीन रहे हैं सर, ये आपको देने की बात कब नहीं, कर वो रहे हैं? छीन रहे हैं तो मैं उसका समर्थन नहीं, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब लोकतंत्र है हमारे देश में, संघीय ढांचा है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। आज भी हम जिस सरकार को चुनते हैं, हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर XYZ जो हमारा चुना हुआ आदमी है वो संभाले। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मामला जा रहा है मोदी जी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। क्यों भाई? हम क्यों नहीं चुन सकते ऐसे व्यक्ति को जो इस दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को देखे? यहाँ पे रेप हो रहे हैं, यहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, तरह तरह के मामले बन रहे हैं। तो जिस सरकार को हम चुने देंगे वो जवाबदेही होगी, भाई इस चीज का जवाब दो, आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस सरकार को हम चुनते हैं वो कहता है हमारे हाथ में पुलिस ही नहीं जी, हम क्या करें? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो है, जो अनिल जी ने उठाया, और अनिल जी से तो मैं पिछले कई सालों से कई फोरम पे देखता रहा हूँ, मैं इनके व्यूज जो है बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बुद्धिमत्ता पूर्ण होते हैं, और इनके जो देश के प्रति समर्पण है, गरीब और कमजोर के प्रति समर्पण है, और मतलब मैं बेसिकली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस तरह की आइडियोलॉजी, जिस तरह के विचार मेरे हैं, वो अनिल जी के हैं, इनसे मैं सीखता भी हूँ। सर मैं तो अब आपका सभी का फैन हूँ सर। जी जी जी। लेकिन मैं आज मैं तो सभी विद्वानों का फैन हूँ, मैं तो सबसे सीखता रहता हूँ, और अनिल जी का भी फैन हूँ, और इस अनिल जी का भी फैन हूँ, धनंजय बाबू का भी और अधीर रोहल का भी। जी नहीं, मैं असल में क्या कह रहा हूँ कि आज जो अनिल जी ने बात कही ना, वो क्या है कि मैं भी हर एक अनिल जी का फैन हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज जो है, अच्छा ये सिर्फ अनिल जी नहीं कहते, बहुत लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल बी टीम है उसकी, बीजेपी की। मैं इस थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं करता कि वो बीजेपी की बी टीम है।
वो ठीक है, वो बहुत ओवर एम्बिशियस व्यक्ति है, वो पूरे देश में फैल जाना चाहता है, वो एक अपनी अलग तरह की राजनीति लेकर के आया है, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम का आदमी है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैं सब्सक्राइब नहीं करता, कम से कम। ठीक है, ओवर एम्बिशियस है, मैं मानता हूं, उसमें और भी बहुत कमी है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, देखता हूं, कहीं ना कहीं मैं उसमें हल्का फुल्का कास्टिज्म भी देखता हूं। लेकिन सब चीजों को छोड़ दीजिए, कुल मिला करके जो वेलफेयर का काम उसने, हम तो देखिए सोशल जस्टिस के लोग हैं या सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जो उसने वेलफेयर का काम किया है दिल्ली में, और जो गरीब लोगों को जो स्कूल और अस्पताल और ये जो मोहल्ला क्लिनिक का लाभ मिला है, जो गरीब औरतों को जो बस में सुविधा दी है, फ्री बस की, जिसकी कॉपी कांग्रेस भी कर रही है कर्नाटक में, जो 200 यूनिट बिजली उसने दी है, उसकी कॉपी कर्नाटक में कांग्रेस भी कर रही है। तो वो सब जो है, उससे देश के जो दलित और पिछड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत फायदा मिला है। और एजुकेशन में मेरे सामने दिनेश जी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, जिनको कोई बैंक लोन नहीं देता एजुकेशन, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो गारंटर बन के आई कि हम गारंटी देते हैं। उनके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी कि बैंक को वो गारंटी दे देते। हजारों लाखों शायद बच्चों का अब तक जो है बैंकों से लोन हुआ है, और उसके गारंटर दिल्ली सरकार बने। ये मेरे ख्याल और नहीं होता। मैं हरियाणा में भी आता जाता रहता हूँ, वहां के स्कूल ऐसे हैं कि मैं अपनी भैंस भी बांधना पसंद ना करूं उन कमरों में, जिस तरह के स्कूल के बच्चों के वहां कमरे बने हुए हैं। मैं जाता हूँ अपने हरियाणा में भी, गाँव में भी जाता हूँ मैं। तो जो उसने काम किए हैं, और आज भी अगर किसी को गलत फहमी हो तो हो, आज भी अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो केजरीवाल की परफॉर्मेंस दिल्ली में लगभग वही रहेगी जो पहले रही है। लोकसभा अलग चीज है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इसने प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, तो लोकसभा में इसको वोट देंगे तो बेकार चला जाएगा। लोकसभा में अलग तरह से लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन विधानसभा में आज भी केजरीवाल उतना ही मजबूत है जितने पिछले 2-3 चुनाव में रहा है। अब क्या है कि दिनेश जी, मैं ये जो 2024 का चुनाव है, इसको आम चुनाव नहीं मानता, मैं इसको 1977 टाइप का ही चुनाव मानता हूं, जैसे 1977 में चुनाव हुआ था। ये आर पार चुनाव है। अगर ये चुनाव में इतनी सी भी चूक रह गई, आप ये समझिए कि आप ये जो संविधान जो है, ये अगली बार 100% बदल दिया जाएगा। ये वाला संविधान नहीं रहेगा। और आपसे 2-4-5 दिन बाद 28 मई को आपने देखा कि कौन सा दिन चुना है संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए। उस व्यक्ति के 140वें जन्मदिवस पे संसद का ये उद्घाटन होने जा रहा है, जिसने हिंदुत्व का विचार दिया था इस देश को। सर, इसी एक महीने में 2 महान व्यक्तियों के जन्मदिन गए हैं, एक भगवान बुद्ध का और एक भगवान महावीर का। अप्रैल मई में ही आते सर। वो दिन भी तो चूज किया जा सकता था रिबन काटने के लिए सर। नहीं, रोज बाहर जाके बुद्ध की बात करते हैं, रोज बाहर जाके। दिनेश जी, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, 2 अक्टूबर है, या 26 नवंबर है जिस दिन संविधान बना था। आप इन 3-4 डेट्स में कोई राष्ट्रीय डेट चुनते ना। चलिए, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत जबरदस्त चुनाव होने वाला है। इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। भारत के इतिहास को बदल सकता है अगर ये इधर या उधर हुआ। जो आप एक शेर कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, दिनेश जी अक्सर जिस शेर को आप करते हैं, ये वो लम्हा आने वाला 2024 में, जिसमें हमें जैसे शंकर की बारात होती है ना, भूत प्रेत ये वो सबको साथ लेकर के चलना है, क्योंकि मुकाबला करना है। जैसे महाभारत हुआ था, महाभारत में हर एक की अपनी अपनी वो थी, श्री कृष्ण जी की बुद्धि थी, और भाई युधिष्ठिर धर्मपरायण थे तो अर्जुन तीरंदाज था, भीम जो है वो गदा मारता था, अभिमन्यु कोई चक्रव्यूह तोड़ देता था। तो इस 2024 का चुनाव एक महाभारत का चुनाव है। इसमें जितने लोग साथ जुड़ सकते हो और एक गठबंधन बन सकता हो, उसमें साथ लेने की जरूरत है। और केजरीवाल को चलो, वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटा है, तो कोई बात नहीं। जो उन्होंने गलतियां की हैं, और गलतियां तो की हैं, इसमें तो कोई, हम सब सहमत है मेरे ख्याल में, 4-5 इस पैनल में जो है, तो वो गलतियों से वो सीख लेते हुए उसको समझ आ रही है कि भी अकेला चलो और इस तरह की राजनीति के क्या नुकसान है, और देर आए दुरुस्त आए। तो अब वो जिस रास्ते पे चल रहा है, और वो कोई गलत चीज नहीं है। जो सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है दिल्ली के खिलाफ, उसमें तमाम लोगों को जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संघीय ढांचा में विश्वास करते हैं, जो
चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक 5-0 से जो डिसीजन देता है उसकी सैंक्टिटी होती है, जो राज्य के अधिकारों में लोग विश्वास करते हैं, जो जनमत मैंडेट का सम्मान करते हैं, उन सब लोगों को इस मामले में कम से कम इश्यू बेस्ड समर्थन देना चाहिए, मेरा मानना ये है। और बाकी तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब कहीं किसी और फोरम में शायद धनंजय जी थे उस पर, कि भाई ये कर्नाटक में कांग्रेस ने इसको इनविटेशन क्यों नहीं दिया केजरीवाल को, तो तब भी मैंने कहा था कि नीतीश जी जैसे जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इसी काम के लिए छोड़े गए हैं, वो करेंगे। तो कोई आदमी हो सकता है कि कांग्रेस से इतना वो नहीं हो उसकी ट्यूनिंग, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार उनके साथ जाकर के समन्वय कर लेंगे। तो ये इसी तरह से होगा। और 2024 का जो चुनाव है वो, उसमें मोदी जी को, इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने चैनल हैं और क्या क्या है, आप सब जानते हैं दिनेश जी। तो मिल करके उसको मुकाबला करने में अगर केजरीवाल साथ आ रहा है तो उसको लेना चाहिए, मेरा